छोड़ दीजिए, मत मारिए मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है, मत मारिए। तुझे कितनी बार कहूँ मैं, तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? मेरी कोई गलती नहीं है जी, मम्मी जी ने मुझे भिंडी की सब्जी बनाने बोली थी। तू नहीं जानती? मीरा बहू। अरे काकी जी आप आइए ना, काकी जी बैठिए। अरे बहू, तेरे चेहरे पर फिर से ये निशान, लगता है उस राक्षस ने फिर तेरी पिटाई की है। मीरा चुप क्यों है, बोल ना, क्या दिनेश ने फिर से तुझ पर हाथ उठाया? मैंने उसे पिछली बार कितना समझाया था। जाने दीजिए ना काकी, वो कभी किसी की बात नहीं समझ सकते। अरे मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू उसके अत्याचार मत सहे। तेरा भाई है ना शहर में, उसे फोन करके बुला और बता उसकी हरकत के बारे में। और तेरी सास, वो भी कोई कम नहीं है, सब जानती हूँ मैं, तेरी चीखे पुकार हमारे घर तक आती है। नहीं नहीं काकी, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी इस हालत के बारे में मेरे भाई को कभी पता चले। बचपन से ही मेरे भाई ने कितनी मुसीबतें झेली हैं। माँ बाप के चले जाने के बाद मेरे भाई ने मेरी परवरिश की है और वो मुझे पालने के लिए मजदूरी तक करता था। अपनी खुद की पढ़ाई व खुद के कमाए हुए रुपयों से करता था। बड़ी मुश्किल से तो उसे हुई नौकरी मिली है और यदि उसे मेरी हालत के बारे में पता चलेगा तो अपनी नौकरी में मन नहीं लगा पाएगा। मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है काकी, बहुत कुछ किया है उसने मेरे लिए, और अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा भाई सिर्फ मेरे बारे में सोचे। मेरा भाई भी अपने जीवन में खुश रहे, अच्छी नौकरी करे, अच्छे रुपए कमाए और उसकी भी किसी अच्छे से लड़की से शादी हो जाए, वो अपने जीवन में खुश रहे। बस यही कामना करती हूँ काकी मैं, इसीलिए मैं अपने भाई को कुछ नहीं बताना चाहती। अरे लेकिन कब तक सहेगी मीरा, कब तक सहेगी? इतना कुछ सहन करने के बाद तू चुप कैसे रह सकती है? मैं अच्छे से जानती हूँ, समाज और संस्कारों की बेड़ियां बंधी है ना तेरे पैर में। अरे तेरी शादी को 4 साल होने लगे और तू अब तक दिनेश की सारी बदतमीजी सह रही है। कितना अत्याचार कर रहा है वो तेरे ऊपर। क्या करूँ काकी, क्या करूँ? सहना मेरी मजबूरी है, मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? बड़े ही सपनों के साथ मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, लेकिन 2-4 महीनों के अंदर ही मैं सब समझ गई कि मेरे सपने तो सिर्फ यहाँ चूर चूर हो सकते हैं। ये घर नहीं मीरा, जेल है जेल, और तेरा पति दिनेश जेलर है। वो दुनिया के सारे ऐप तो दिनेश में ही कूट कूट कर भरे हैं। अरे वो बेरोजगार है, शराबी है, अत्याचारी है, उसके पास बस एक ही हुनर है, गुस्सा करना। सारा गांव जानता है कि रमा देवी ने अपने बेटे की शादी बहुत ही झूठ फरेब से करवाई है तुम्हारे साथ। क्या करे काकी, घर में कोई बड़ा नहीं था ना जो इतनी छानबीन करता। बस भाई था, भाई को लगा कि इतना अच्छा लड़का है, गांव में सीधी सादी जिंदगी बिताता है, इसीलिए भैया ने मेरी शादी इनसे करवा दी। लेकिन देख मीरा, तू अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने की कोशिश कर बेटा, क्योंकि अत्याचार करने वाले से ज्यादा गुनहगार तो अत्याचार सहने वाला होता है। तू अत्याचार सह रही है, इसीलिए तेरे पति की इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और रमा ने तो शुरू से ही अपने बेटे को सिर पर बिठा कर रखा है। अरे मीरा, कहाँ मर गई? सामने से दरवाजा खुला रखा है। लो आ गई खड़ूस। जी माँ जी। अरे जीजी आप हैं क्या? अब मुझे क्या मालूम कि अंदर आप बैठी हैं मेरी बहू के साथ। मुझे तो लगा कि बहू अकेली है घर में और दरवाजा खुला है। चल ठीक है रमा, चलती हूँ मैं तो बस यूं ही आ गई थी। अरे जीजी, क्या आप मेरी बहू के साथ ही बैठेंगी? मेरे साथ बैठना क्या आपको पसंद नहीं है? बैठिए ना, मेरे साथ भी 2-4 घंटे बैठिए। आऊंगी ना, फिर फुर्सत से आऊंगी। क्यों री, क्या चुगली कर रही थी तू मेरी? नहीं माँ जी, मैं आपकी कोई चुगली नहीं कर रही थी। मैं तुझे कितने बार समझाती हूँ कि गांव मोहल्ले के लोगों के साथ ज्यादा देर तक बैठकर बातचीत मत किया कर। तू मेरी बात मानती क्यों नहीं? अरे भड़काते हैं ये लोग, जलते हैं सारे के सारे हमसे। अगर तू इसकी बातों में आई ना तो सोच लेना क्या हासिल करूंगी मैं तेरा। नहीं माँ जी, मैं कभी किसी की बातों में नहीं आती और कोई आपकी बुराई नहीं करता। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। जा लेकर आ खाना। देख रही हूँ जिज्जी को आजकल मीरा से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है, लगता है कुछ सिखाती पढ़ाती होगी है। लीजिए माँ जी। बहू, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? न दाल में नमक का पता है और न ही सब्जी में मिर्च का। तू तो हमारे घर की इज्जत डुबाने आई है। एक तो तेरी कोई संतान भी नहीं है, बे औलाद है, और ऊपर से खाना भी बेसवाद बनाती है। अरे कोई भी तो गुण हो तेरे अंदर। मेरा बेटा दिनेश तो तुझसे शादी करके पूरी जिंदगी की सजा भोग रहा है। ये है रमा देवी। रमा देवी भी मीरा की जिंदगी में आग में घी डालने का काम करती है। रमा देवी की ताने सुनते हुए बेचारी मीरा बस नीचे देखती रहती। उसके होठ फटे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी, मन बेजान था। फिर भी वो घर का सारा काम करती, किसी को कोई जवाब नहीं देती, ना ही किसी से कोई शिकायत करती। वह बस अपने तकदीर को कोसती थी, क्योंकि माता पिता तो बचपन में ही गुजर चुके थे। एक भाई है जिसने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, और अब वह
मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रहा है। मीरा की शादी के बाद से वह कभी कभार मीरा के ससुराल में फोन करता था और मीरा अपने भाई से बहुत ही मुस्कुरा कर कहती थी कि सब कुछ ठीक है, उसके ससुराल में सब उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मीरा अपने भाई को दुखी नहीं करना चाहती थी। बेचारी मीरा के पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिससे वो बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती, अपने दिल का दर्द बयां कर सकती। अगर पूरे गांव में कोई था तो वो थी सन्नो काकी, जिससे बात करके मीरा का दिल हल्का हो जाता। जब भी रमा देवी घर में नहीं रहती थी तब सन्नो काकी आ जाती थी, जिससे चोरी छुपे बात करके मीरा अपने मन का बोझ हल्का कर लेती और काकी भी उससे हाल चाल पूछ लेती। इसी तरह दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन दिनेश बिना किसी गलती के मीरा को जानवरों की तरह पीट रहा था। दिनेश राक्षसों की तरह मीरा को पीट रहा था। कभी उसके बाल पकड़कर उसे जमीन में घसीटता तो कभी लात घूंसे से बरसाता उसके ऊपर। छोड़ दीजिए, मत मारिए मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है, मत मारिए। तुझे कितनी बार कहूँ मैं, तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? मेरी कोई गलती नहीं है जी, मम्मी जी ने मुझे भिंडी की सब्जी बनाने बोली थी। तू नहीं जानती कि मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाता? तुझे रसोई में भिंडी की सब्जी बनाने की जरूरत क्या थी? अरे तेरा बाप नहीं पाल रहा है तुझे, मैं पाल रहा हूँ, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो तुझे करना चाहिए। बस कर दिनेश, मर जाएगी ये। जब सन्नो काकी ने देखा कि दिनेश मीरा को घसीट घसीट के मार रहा है तो इस बार सन्नो काकी के अंदर कुछ तो टूटा था। बेचारी सन्नो काकी से मीरा का ये दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वह घर जाती है और घर जाकर तुरंत मीरा के भाई को फोन लगा देती है। नहीं सन्नो, तू मीरा बहू के भाई को फोन मत लगा, वरना रमा और दिनेश हमारा जीना हराम कर देंगे। नहीं जी, जो होना है हो जाए, मुझे उस बेचारी मीरा का दुख देखा नहीं जा रहा है। अरे जानवरों की तरह घसीट घसीट कर मार रहा है उसे दिनेश। हेलो रौनक, मैं सन्नो काकी बोल रही हूँ। जी प्रणाम काकी जी, कैसी हैं आप? रौनक बेटा, मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन मीरा की हालत बहुत खराब है, तू जल्दी आ जा बेटा, नहीं तो बहुत देर ना हो जाए। सन्नो काकी की बात सुनकर तो रौनक का जैसे कलेजा कांप उठा। उसने ऑफिस से तुरंत ही छुट्टी ली और अगली ही सुबह गांव की बस पकड़ ली। रास्ता कटते नहीं कट रहा था, मन में अनजाना सा भय बार बार रौनक के दिमाग में आ रहा था। आखिरकार अंधेरा होते होते रौनक मीरा के ससुराल पहुंच गया और जैसे ही डोरबेल बजाई, मीरा ने दरवाजा खोला। मीरा सामने अपने भाई को देखकर भौचक्की रह गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे। मीरा यही सोच रही थी कि उसका भाई अचानक यहाँ कैसे आ सकता है, क्योंकि उसने तो अपने भाई को कोई खबर नहीं दी थी। क्योंकि रौनक भी हमेशा यही कहता था कि छुट्टी मिल पाना मुश्किल है, फिर आज अचानक उसके ससुराल में वो कैसे आया। मीरा अपने भाई से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लगातार उसके हाथ पैर कांपते जा रहे थे, उसकी सांसें फूल रही थी। और इधर रौनक गौर से अपनी बहन की दशा को देख रहा था कि उसकी बहन क्या से क्या हो गई। मीरा, मीरा ये क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? भैया आप यहाँ क्यों आए भैया? आप क्यों आए भैया? आने से पहले एक बार फोन तो कर दिया होता। अपनी बहन की हालत देखकर तो रौनक की आंखों में आंसू आ गए। अरे मैं भाई हूँ तेरा और तू पूछ रही है कि क्यों आया हूँ मैं यहाँ? रौनक ने गौर से अपनी बहन के चेहरे को देखा। मीरा की आंखें सूजी हुई थी, उसके होठ में चोट लगी हुई थी। रौनक ने अपनी बहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। कितने दिनों के बाद किसी ने मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा था। आज मीरा खुद को रोक नहीं पाई और अपने भाई के सामने फूट फूट कर रोने लगी। ये सब क्या हो गया मेरी बहन? तुमने अपने भाई को बताया क्यों नहीं? तुम यहाँ इतने दुख झेल रही हो। भैया, मैंने आपसे झूठ कहा कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। यहाँ तो हर दिन मुझे मार पड़ती है भैया, बिना किसी वजह के। हर दिन बस ताने और गालियाँ सुनने को मिलती है मुझे यहाँ। बस मेरी बहन बस, अब ये रोना बंद कर। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब तेरा भाई आ गया है ना, तू चिंता मत कर। अब मैं उन दरिंदों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिसके कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं। तुम्हारे आंखों से बहे एक एक आंसू का हिसाब लूंगा मैं। मैंने अपनी फूल सी बहन सौंपी थी इन राक्षसों को, लेकिन इन लोगों ने क्या हाल कर दिया है तुम्हारा। आज तो मीरा फूट फूट कर अपने भाई को गले लगाकर रोने लगी। मीरा ने अपनी आप बीती अपने भाई से कह दी और उसकी हिचकियां शुरू हो गई थी, वह और कुछ नहीं बोल पा रही थी। मीरा की बात सुनकर तो अर्जुन की आंखों में आंसू के साथ साथ चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई थी। मीरा को शांत कराते हुए वह बोला, बस मीरा, बहुत रो लिया तुमने, बहुत हो गया। अब तेरा भाई खड़ा है ना तेरे साथ, तुझे अब रोने और सहने की कोई जरूरत नहीं है।
मीरा, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ये लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे मालूम है कि घर में अभी कोई भी सोकर नहीं उठा है। तुम अभी किसी को बताना भी मत कि तुम्हारा भाई आया हुआ है। मैं चुपचाप किसी कमरे में बैठकर इन लोगों के तमाशे देखना चाहता हूँ और इन लोगों की सारी हरकतें रिकॉर्ड भी करना चाहता हूँ। हाँ भैया, मीरा के ससुराल में किसी को पता नहीं था कि मीरा का भाई रौनक आया हुआ है। रौनक एक कमरे में बैठकर सबके उठने का इंतजार करने लगा। इधर कमरे में बैठा रौनक बस बैठे बैठे अपनी बहन के घायल चेहरे के बारे में सोच रहा था। मीरा का घायल चेहरा उसकी आंखों के आगे नाच रहा था। रौनक ने मन ही मन में ठान लिया था कि वो अब मीरा की आंखों से और आंसू नहीं बहने देगा। करीब 2 घंटे के बाद मीरा के ससुराल में सभी लोग सोकर उठ जाते हैं, लेकिन रौनक ने मीरा को समझा दिया था कि वो आज रसोई में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता नहीं बनाएगी, बल्कि अपने कमरे में आराम ही करेगी। मीरा ने भी अपने भाई की बात मान ली और वह सुबह अपने कमरे से बाहर नहीं आई। तभी मीरा का पति दिनेश गुर्राते हुए कहता है, मीरा, ओ मीरा, आज चाय नाश्ता कुछ मिलेगा या नहीं? अरे कहाँ मर गई महारानी? क्या चाय नाश्ता तेरा बाप कब्र से उठकर आकर बनाएगा या फिर बम्बई से आएगा तेरा भाई चाय नाश्ता बनाने को? मीरा चुपचाप अपने कमरे से अपने पति की आवाज सुन रही थी और मन ही मन में बहुत घबरा भी रही थी, लेकिन भाई की आज्ञा को वो टालना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप सब कुछ सुन रही थी अपने कमरे से। मीरा, बहरी हो गई है क्या? जल्दी से चाय बनाती है या कर तेरा मुंह तोड़ूं अभी। क्या कहा तुमने? तुम मीरा का मुंह तोड़ोगे? अबे कौन है तू और क्या लेने आया है यहाँ? अच्छा, तो मतलब तुम शराब के नशे में इतने धुत हो कि मुझे भी नहीं पहचान रहे हो। तो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। मैं मीरा का भाई हूँ, रौनक। नाम तो याद होगा ना मेरा? और कान खोलकर सुन ले, अब मैं अपनी बहन को तुझ जैसे दरिंदे से बचाने आया हूँ। क्या करेगा तू मेरा? तू वही भाई है ना जो अपनी बहन को छोड़कर मुंबई भाग गया था। दिनेश, अब बहुत हो गया तेरा, बहुत मनमानी कर लिया तूने, लेकिन अब मैं तेरी एक न चलने दूंगा। तू 3 सालों से लगातार मेरी बहन के ऊपर हाथ उठा रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे तेरे किए की सजा जरूर दूंगा और अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाऊंगा। अबे चल हट, बहुत देखे मैंने तेरे जैसे। अबे शर्म नहीं आती तुझे? औरत के ऊपर हाथ उठाता है। इधर दिनेश और रौनक की शोरगुल सुनकर रमा देवी आ जाती है। हाय राम रौनक, तू ये क्या कर रहा है? क्या तू मेरे बेटे की जान ले लेगा? छोड़ मेरे बेटे को। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरे बेटे को। अरे छोड़ मेरे बेटे को। ये क्या बदतमीजी है? अरे मेरे ही घर में घुसकर मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठा रहा है तू। तेरी इतनी हिम्मत? देख, मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरे बेटे को, वरना अभी पुलिस को बुलाकर तुझे पुलिस से कुटवाऊंगी। छोड़ मेरे बेटे को, छोड़ रौनक, छोड़। अरे तू यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रही है? बोल तेरे भाई को, तेरे पति को छोड़े। क्या वो तेरे पति की जान लेकर तुझे विधवा कर देगा? भैया प्लीज झगड़ा मत कीजिए, छोड़ दो उन्हें। नहीं मीरा, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। इन दोनों माँ बेटे को इनकी हैवानियत की सजा तो मिलकर ही रहेगी। तुमने भी मेरी बहन को परेशान करने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। माँ छोड़ूंगा तो मैं नहीं से हमारे घर में आकर ये हमें धमका रहा है। हाँ बेटा, इसकी हिम्मत तो देखो, इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में खड़े होकर ये हमें ही धमका रहा है। आपने भी मेरी बहन को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। आपने बहू नहीं बल्कि उसे नौकरानी बनाकर लाई है। भैया प्लीज भैया झगड़ा मत कीजिए। भैया जाने दीजिए ना भैया, छोड़ दीजिए। मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता है। नहीं मीरा, तेरे बदतमीज भाई को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तू क्या मुझे नहीं छोड़ेगा? मैं ही तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी फूल जैसी बहना की क्या हालत कर दी है। अबे तुझे शर्म नहीं आती जो एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है? क्यों आएगी शर्म? तेरी बहन में ऐसा है ही क्या गंवार कहीं की? ना खाना अच्छा बना सकती है और ना ही किसी की सेवा करना जानती है। अरे सबसे बड़ी घर खड़े सोच रहा था 3 साल हो चुके हैं, जैसे बेसवाब खाना नहीं है सकता, उसी तरह ये बेऔलाद है। अपनी बहन के ससुराल वालों के लिए कुछ और ही तरकीब निकालना होगा। मैं तो तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही गिरे हुए घटिया और कायर किस्म के आदमी हो जो एक औरत के ऊपर हाथ उठाते हो। लड़ाई झगड़ा मारपीट में कुछ नहीं रखा है। अब जो भी फैसला होगा वह गांव की पंचायत करेगी। मैं आज ही गांव में पंचायत बिठाता हूं और तुम्हारी हरकतों के बारे में पूरे गांव को बताता हूं। रौनक ने पंचायत बुलवाने का फैसला किया। थोड़ी देर के बाद गांव के सरपंच को बुलवाया गया। पंचायत बिठाई गई जहां गांव के बड़े बुजुर्ग जमा हुए। रौनक ने सबके सामने अपनी बहन राधा की चोट दिखाई, उसकी मेडिकल रिपोर्ट लाकर दिखाए। अड़ोस पड़ोस के लोगों से कुछ गवाही भी ली। सबने देखा था कि कैसे दिनेश रोज उसे जानवरों की तरह मारता था। दिनेश अब डर गया था क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग दिनेश के खिलाफ ही गवाही दे रहे थे और इधर मीरा के चेहरे में अलग दिनेश के अत्याचार के सबूत दिख रहे थे। सरपंच जी, आपको मेरी बातों का भरोसा तो नहीं होगा क्योंकि मैं बम्बई में रहता हूँ, लेकिन
आप मेरी बहन के आस पड़ोस के घर के लोगों से भी पूछ लीजिए, सब ने इसे जानवरों की तरह मेरी बहन को पीटते हुए देखा है। और सरपंच जी, क्या मेरी बहन के चेहरे पे आपको साफ साफ इसके हैवानियत की निशानी नहीं दिख रही है? इस कमीने नीच घटिया इंसान ने कभी अपनी पत्नी को, पत्नी तो छोड़ो, इसने इंसान भी नहीं समझा। जब जैसे मर्जी आए तभी मेरी बहन को मारता पीटता, और यहाँ तक उसे उल्टे सीधे ताने भी मारता। ये नहीं बल्कि इसकी माँ भी इसे उल्टे सीधे ताना मारती। पिछले 4 सालों से ये चुपचाप सब कुछ सह रही थी, और अभी भी इसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे तो बाहर से पता चला कि मेरी बहन के ससुराल वाले उसके साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए मैं भागते हुए यहाँ आया हूँ सरपंच साहब। क्यों दिनेश, तूने अपनी पत्नी को मारा, गालियां दी उसे, ताने दिए उसे? अरे तू इंसान कभी नहीं बन सकता, तू इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। एक औरत के ऊपर हाथ उठाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मैं और लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी ने दिनेश को अपनी पत्नी को मारते पीटते देखा है? बताओ सन्नो काकी, क्या आपने देखा है? क्योंकि आपका घर तो दिनेश के घर के बाजू में ही है। बताइए काकी। हाँ सरपंच जी, देखा है मैंने, एक नहीं कई बार देखा है। अरे ये दिनेश बहुत ही नीच और घटिया इंसान है, बेरोजगार है, शराबी है, और ये अपनी पत्नी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करता है, अत्याचार करता है उसके ऊपर। झूठ बोल रही हो तुम, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं करता। अरे सन्नो झूठ बोलेगी, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, हमें भी सब मालूम है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को जानवरों की तरह मारता पीटता है। झूठ क्यों बोलती हो रमा? अरे बेचारी मीरा के ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो तुम लोग? वह भी तो किसी की बहन बेटी है ना। अरे अपनी बहन बेटी की तरह समझो। सरपंच साहब, ये सब की सब झूठी है, ये जलती है हमसे और मेरे बेटे से भी। ये सब मेरे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। मेरे बेटे ने कभी मेरी बहू के ऊपर हाथ नहीं उठाया। यह तो एक दिन गिर गई थी, उसी का निशान है इसके चेहरे पर। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। मैंने खुद देखा है दिनेश को, इसने कई बार अपनी पत्नी मीरा के ऊपर हाथ उठाया है, और हमने कई बार जाकर इसे समझाया भी है कि अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे दुष्ट अत्याचारी बेटे ने कभी हमारी बात नहीं मानी। हाँ सरपंच जी, मैंने भी कई बार सुना है कि दिनेश अपनी पत्नी के ऊपर बहुत अत्याचार करता है। दिनेश, अरे एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन पूरे गांव को तुम लोगों से क्या दुश्मनी? वो क्यों झूठ बोलेंगे? आज पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो चुका है, और सभी का यही कहना है कि तुमने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया है। पूरा गांव झूठ नहीं बोल सकता। अरे तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। अब पंचायत तुम्हें समाज से बहिष्कृत करती है। हमारे समाज में तुम्हारे जैसे राक्षस की कोई जरूरत नहीं है, और मीरा बिटिया चाहे तो तुम जैसे दरिंदे इंसान से तलाक भी ले सकती है, या चाहे तो पुलिस के हवाले भी कर सकती है। हम हर कदम पर मीरा बिटिया का साथ देंगे। हम मीरा बिटिया को 1 दिन का समय देते हैं, वह फैसला कर ले कि वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहती है। उसके बाद पंचायत उस फैसले को अपनी मंजूरी दे देगी। सरपंच का फैसला सुनकर पूरा गांव मीरा के समर्थन में खड़ा हो गया, और सभी ने सरपंच के फैसले का समर्थन भी किया। अब तो दिनेश की हालत जैसे खराब हो रही थी, ऊपर से वो पूरे समाज में भी बदनाम हो गया था। चारों तरफ से सब लोग दिनेश को ही भला बुरा कहने लगे। इधर रमा देवी भी सरपंच के फैसले से सन्न रह गई। चुपचाप एक कोने में बैठकर अपनी और अपने बेटे की बेइज्जती होती हुई देखती रही। ये गांव की पंचायत थी, कोई रमा देवी का घर नहीं था जहां उनके अलावा किसी और की नहीं चलती थी। यह समाज था, और समाज हमेशा सच्चाई का साथ देता है। अगर मेरी बहन ने मेरा साथ दिया ना, तो तुझ जैसे घटिया इंसान को पूरी जिंदगी जेल में सड़ाऊंगा मैं। पूरी पंचायत को अपने खिलाफ देखकर दिनेश तो जैसे घबरा गया था। पंचायत खत्म हो जाने के बाद मीरा अपने ससुराल आ जाती है वापस, क्योंकि उसे अपना सामान बांधना था अपने ससुराल से। लेकिन दिनेश को तो मीरा से बात करने का एक मौका चाहिए था, इसीलिए दिनेश भी मीरा के पीछे भागे भागे जाता है और मीरा से माफी मांगता है। मीरा मेरी बात तो सुनो। मीरा, एक बार मुझसे बात कर लो। मीरा प्लीज मीरा, मुझे माफ कर दो। मैं बदल जाऊंगा, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज मीरा, एक मौका दे दो मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पूरी तरह से बदल कर दिखाऊंगा। अचानक से पहली बार दिनेश के बदले हुए सुर को देखकर मीरा चुपचाप खड़ी रही। दिनेश गिड़गिड़ाता जा रहा था, मीरा खड़ी थी जैसे किसी निर्णय की दहलीज पर खड़ी हो, क्योंकि मीरा को अपना फैसला कल पंचायत के सामने रखना था। सब कुछ एक सैलाब की तरह मीरा के मन में उमड़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ रौनक आ जाता है, और रौनक अपनी बहन मीरा से कहता है, मीरा मेरी बहन, तुझे डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। और सुन ले दिनेश, तुझे मेरी बहन के ऊपर जोर जबरदस्ती करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी बहन का स्वतंत्र निर्णय है, क्योंकि इस निर्णय में तो मैं भी अपनी बहन के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता। इसीलिए तू मेरी बहन से बात करने की कोशिश मत कर। उसे जो निर्णय लेना होगा वह खुद ब खुद ले लेगी, समझा ना? रौनक भैया, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, एक मौका दे दो।
तू वो नीच इंसान है जो कभी नहीं सुधर सकता। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, चला जा मेरे सामने से। क्या हुआ मेरी बहन, तू क्यों उदास हो गई? भैया, मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो सब यही कहेंगे कि एक औरत घर नहीं संभाल सकी। लांछन तो मेरे ही ऊपर लगेगा ना भैया। मीरा, क्या रोज की मार खाना घर संभालना कहलाता है? अपने भाई के मुंह से कड़वा सच सुनकर मीरा ने गर्दन नीचे झुका ली और आंखों में आंसू लिए बोली, भैया सच तो ये है, अब मैं थक गई हूँ, अब और सहना नहीं चाहती, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार दिनेश से बात करना चाहती हूँ। मीरा की बात सुनकर रौनक ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन मीरा दिनेश से आखिरी बार बात करने गई। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई जब भरी पंचायत में सबके सामने मुझे मारने वाली बात खुली? मुझसे गलती हो गई मीरा, मैं बदल जाऊंगा, मुझे बस एक मौका दे दो। मीरा ने गौर से दिनेश के चेहरे की ओर देखा। वह अच्छी तरह से जानती थी कि दिनेश का यह नाटक बस उसके फैसले को बदलने के लिए है, क्योंकि दिनेश तो कुत्ते की वो दुम है जो कभी सीधी हो नहीं सकती थी। इसीलिए मीरा अब शांत और मजबूत आवाज में बोली, अब देर हो चुकी है दिनेश, मैं अब खुद को खो नहीं सकती। तुमने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब मुझ में वापस जुड़ने की हिम्मत तो है, पर तुम्हारे साथ नहीं। मतलब तुम जा रही हो मीरा? हाँ, मैं तुमसे तलाक लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ। क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ जाऊंगी। तुमने कभी मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार किया ही नहीं, तुमने मेरे साथ कोई अच्छा पल बिताया ही नहीं जिसकी यादों के सहारे मैं यहाँ रुकने के बारे में सोचूं। जिस दिन से ब्याह कर इस घर में आई हूँ उस दिन से सिर्फ तुमने मुझे जानवरों की तरह पीटा और तुम्हारी माँ ने मुझे उल्टे सीधे ताने दिए। यहाँ तुम्हारे पास रुकने के लिए, तुम्हारी मार खाने के लिए मेरे पास तुम्हारी कुछ अच्छी यादें भी तो होना जरूरी है ना। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। मीरा अपना सारा सामान बांध लेती है और तैयार होकर पंचायत में सबके सामने निडर होकर खड़ी हो जाती है और सरपंच जी को अपना फैसला सुनाती है। देख, दोनों माँ बेटे नहीं आए, बहुत सियाने हैं ये लोग। सरपंच जी, मैंने उनसे तलाक लेने का फैसला किया है और जल्द ही मैं कोर्ट से भी कानूनी रूप से उस इंसान से तलाक लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, वह इंसान कभी नहीं सुधर सकता। हाँ मीरा बिटिया, बहुत अच्छा फैसला लिया है तुमने, क्योंकि हम लोग इन दोनों माँ बेटे की औकात अच्छी तरीके से जानते हैं। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। इन लोगों ने झूठ बोलकर तुम्हारे घर वालों को फंसाया, झूठ बोलकर रमन ने अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन बिटिया, तलाक लेने के बाद क्या आगे के जीवन के बारे में सोचा है तुमने? जी सरपंच काका, मैं अपनी जैसे औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो दुख मैंने झेला वह दुख कोई भी औरत ना झेले, इसीलिए मैं किसी एनजीओ में काम करना चाहती हूँ और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करना चाहती हूँ। बहुत किस्मत वाली हो मीरा बिटिया, जो तुम्हें रौनक जैसा भाई मिला है। ईश्वर करे ऐसा भाई भगवान सभी बहनों को दे। हाँ भैया, सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। आज आपकी बदौलत मैं उस नर्क से बाहर निकल पाई हूँ। रमा दिनेश से तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने भाई के साथ मुंबई चली आती है। मुंबई आने के बाद वह एनजीओ ज्वाइन कर लेती है और इधर गांव में दिनेश की माँ माथा पीटते रह जाती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।